हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं सीटेट दिसंबर की तैयारी को कंटिन्यू करते हुए। और पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में टोटल 15 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ। सीडीपी के 2011 का पेपर, 2012 का, 2013 का और 2014 तक के पेपर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। 15-15 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। आज की हमारी ये जो क्लास है वो 20 सितंबर 2015 में जो पेपर हुआ था उसके 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा और टेस्ट में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। हमको बिल्कुल पता है कि बच्चे के अंदर जो होती है वो ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करने की, उसका मीनिंग निकालने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की या तालमेल बिठाने की। भाई एक बच्चा है, हम लोगों को पता है कि वो जो बच्चा है उसके अंदर ऑटोमेटिक ही ये जो है वो बच्चे को ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है वो अर्थ का निर्माण करने की, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता होती है। तो एक टीचर व्याख्याता की तरह नहीं हो सकता, न ही निर्देशक होता है, न ही तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, बल्कि एक शिक्षक जो होता है वो सुगमकर्ता की भांति कार्य करता है। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता कौन सी नहीं पूछा है। पहला है उच्च आत्म क्षमता, भाई ये तो विशेषता है। दूसरा है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, ये विशेषता नहीं है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, भाई ये भी विशेषता होती है प्रतिभाशाली बच्चे की। उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, भाई प्रतिभाशाली बच्चा है तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो समस्याओं का समाधान भी करेगा। आत्म क्षमता भी बच्चे की उच्च होगी, उच्चतर श्रेणी प्राप्त करने की क्षमता भी होगी। लेकिन बच्चा बच्चा क्या निम्न श्रेणी का होगा? क्या उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, प्रतिभाशाली बच्चे की मानसिक प्रक्रियाएं निम्न थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पर क्या विशेषता नहीं होगी? तो निम्न विशेषता बच्चे की नहीं होगी। तो यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा, सेकंड विल बी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है? यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार पूछा है कि अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो पूर्व परंपरागत अवस्था में है तो ऑब्वियसली वो बच्चा ही होगा। तो वो कौन किस तरफ जो है वो अधिक झुकाव रखता है? व्यक्तिगत आवश्यकता या इच्छा के अनुसार, व्यक्तिगत मूल्यों के अनुसार, पारिवारिक अपेक्षाओं के अनुसार, या फिर चौथा आता है अंतर्निहित संभावित दंड के अनुसार। भाई आप लोग देखिए, अगर क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन में क्या बोला है? पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार। तो पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है? पूर्व परंपरागत यही स्तर में यही होता है कि बच्चा कोई भी काम क्यों करता है? दंड से बचने के लिए करता है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चा काम क्यों करता है? उसके अंदर जो एक भय है, डर है, उसको लेकर जो है वो बच्चा काम करता है। तो थर्ड का हो जाएगा, फोर विल बी राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। शिक्षार्थी या फिर जो बच्चे हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हम निगमनात्मक विधि का उपयोग करेंगे। हमको कभी भी निगमनात्मक विधि का उपयोग नहीं करना है, बल्कि हम लोगों को जो है वो आगमन विधि का उपयोग करना है। कलन विधि, एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग, भाई अधिकतर प्रयोग एल्गोरिदम का करेंगे नहीं, एल्गोरिदम विधि का भी प्रयोग करना है, लेकिन इसी का करना है कि ज्यादातर इसी का उपयोग करें। तो व्यक्तिगत विभिन्नता वाला बच्चा तो नहीं समझ पाएगा। भाई कुछ कुछ बच्चों को कलन विधि समझ में आएगी, सबको थोड़ी आएगी। भाई बच्चे तो अलग अलग है। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, भाई याद करना अपने आप में ही वर्ड गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है हमारे पास में विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराना। भाई व्यक्तिगत विभिन्नता है यानी विविधता है बच्चों में, तो अधिगम की विधियां भी कौन सी होगी? विविध प्रकार की होगी। तो फोर का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं पूछा है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बात बिल्कुल ठीक है, ये तो सिद्धांत है। सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विकास एक क्रम में होता है, सभी विकास एक क्रम में ही तो होते हैं, हम लोगों को पता है। पहले बाल गर्भावस्था आती है, फिर शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर
पहले पूर्व बालावस्था फिर उत्तर बालावस्था, तो एक क्रम चलता है विकास का। लेकिन विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि 4 साल का बच्चा जो है वो 4 साल की जितनी ही समझ रखे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का विकास अलग तरीके से होता है, बच्चे की हाइट हेल्थ नहीं बढ़ती है, बच्चे की वृद्धि नहीं होती है, विकास नहीं होता है, लेकिन बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, यानी बच्चा बहुत जो है वो ज्यादा सोचने लग जाता है। तो अधिगम और विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है कि विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं? फिफ्थ का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? आकलन शिक्षण अधिगम में ही अंतर्निहित होता है। भाई बात तो ठीक हो रही है, फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार होना चाहिए, एक शुरू में और एक अंत में। भाई शुरू में कैसे होगा, अभी तक तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना, ये बात बिल्कुल गलत है कि बाह्य एजेंसी यानी कोई दूसरे टीचर आ रहे हैं, बाहर के स्कूल के टीचर्स आ रहे हैं हमको टेस्ट लेने के लिए, बल्कि उनको कैसे पता होगा कि हमारा स्तर क्या है? ये तो हमारे विद्यालय के शिक्षकों को ही पता होगा, तो तीसरा भी नहीं होगा। आकलन सत्र की समाप्ति पर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आकलन जो है वो पूरे वर्ष होना चाहिए, बल्कि जब शिक्षण अधिगम की क्रिया हो रही है उसी के साथ साथ आकलन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आकलन किस तरीके का उपयुक्त होता है? आकलन शिक्षण अधिगम में ही अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। तो सिक्स्थ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से क्या संबंधित है? भाई संवेग सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, नहीं अहंवादी। तो या तो अभिसारी होगा या अपसारी होगा। भाई सृजनात्मकता का मतलब होता है बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से सोचता है। तो और एक होता है अलग अलग तरीके से सोचना और एक होता है एक ही तरीके से सोचना। जैसे एक ही तरीके से सोचेंगे प्रॉब्लम है, और सभी लोग सभी जो विचार है वो एक ही तरफ है। एक ही तरफ से सोचने वाले जो होते हैं वो अभिसारी होते हैं, अलग अलग तरीके से सोचने वाले अपसारी होते हैं। बात हो रही है सृजनात्मकता की, तो सृजनात्मकता में बच्चा क्या होगा, अलग अलग तरीके से सोचेगा। तो जब बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ नंबर का डी विल बी राइट आंसर, अपसारी चिंतन। अगला देखेंगे एट्थ नंबर क्वेश्चन, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉस्की सहमत होते हैं? वाइगॉस्की के अनुसार कौन सी एक बात ठीक है बच्चे के लिए? बच्चे तब सीखते हैं जब उनमें आकर्षक पुरस्कार होता है। बिल्कुल नहीं भाई, पुरस्कार के लिए बच्चे को पढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं वाइगॉस्की ने ऐसा बोला है। बच्चे के चिंतन को तभी समझ सकते हैं जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। भाई बच्चे की चिंतन की बात हो रही है तो पशुओं पर प्रयोग क्यों करेंगे? तो ये भी नहीं होगा। अगला देखेंगे, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना। भाई दंड देना और बच्चे को जो है वो मारना, इस तरीके की चीजें कभी नहीं की जाती है। तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन बचा है। वाइगॉस्की वैसे ये कहते भी है कि बच्चे जो है वो समवयस्क और अपनी सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही सीखते हैं। तो एट्थ का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे बच्चे क्या है? बच्चों के रिगार्डिंग एक बात पूछिए, कौन सी बात ठीक हो सकती है? चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, जो जो भी बड़े होते हैं चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। आगे आता है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिन्हें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। भाई बच्चे कभी भी खाली बर्तन नहीं होते, तो ये तो नहीं होगा। निष्क्रिय जीव होते हैं, ये भी नहीं होगा, जो प्रदत्त सूचनाओं के ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर दे। भाई निष्क्रिय है और जैसे कि जैसे हमने उसको बताया है बच्चा वैसे की वैसे उस चीज को समझ ले, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। चौथा है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं बच्चे, जो अपने चारों ओर जगत की खोजने के लिए अपनी और अपने ही तो और समस्या क्षमताओं का उपयोग करते हैं। भाई यहाँ पर पहला भी ठीक लग रहा है, फोर्थ भी ठीक लग रहा है, लेकिन चारों ऑप्शन इन दोनों में से पहले और चौथे में से डी ज्यादा ठीक लग रहा है। चिंतन में वयस्कों की तरह ही होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं गुणात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। नहीं, बच्चे जो है वो चिंतन तो करते हैं, लेकिन वो बच्चे और बड़े इन दोनों के चिंतन जो है वो अलग अलग होते हैं। चिंतन कभी भी वयस्कों के जैसे नहीं होते हैं, तो पहला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में जो चिंतन होता है वो वयस्कों की भांति कभी नहीं होता है। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी ही क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे टेंथ नंबर क्वेश्चन,
बच्चे की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। भाई दंड की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, बल्कि त्रुटियां तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। भाई इस तरीके की हरकत एक शिक्षक होने के नाते हमें नहीं करनी है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, नहीं, बच्चे असावधानी के कारण त्रुटियां नहीं करते हैं, बल्कि त्रुटियां जो होती है वो सीखने का एक भाग होता है, एक अंग होता है। तो यहाँ पर 10वीं का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, 10th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित महसूस करें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई क्लासरूम के अंदर किसी भी तरीके का अगर बच्चा आ रहा है तो वो अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित महसूस करे। इसके लिए एज अ शिक्षक क्या करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। भाई किसी भी बच्चे का तिरस्कार नहीं करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तिरस्कार वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। भाई अच्छी इंग्लिश बोलने वाले बच्चे, अच्छे घरों से यानी अमीर घरों से आने वाले बच्चे, उनको आदर्श रूप में प्रस्तुत करना ये एक शिक्षक का काम नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। भाई बच्चे का बैकग्राउंड चेक करें कि वो किस तरीके से है, उस हिसाब से बच्चे के साथ में वो ट्रीट करे। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी फोर्थ देखते हैं। कड़े नियम बनाए और वे बच्चे जो उनका पालन न करे उन्हें दंड दे। भाई ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वैसे तो तीसरा भी कोई उचित बात नहीं है कि बच्चे के समाज और संस्कृति के बेसिस पर उनको प्रोत्साहित करना, लेकिन बाकी तीनों बिल्कुल ही गलत है। तो इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। अदरवाइज इससे भी अगर बेस्ट ऑप्शन होता तो हम वहां चलते। बाकी इसका आंसर हमारा सी सही माना गया था। अगला देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ में पढ़ता है। तो यह उनकी डैश की विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता है, अधिगम शैली है, परावर्तकता स्तर है या मूल्य है। भाई सुरेश जो है वो अकेला पढ़ना चाह रहा है, मदन समूह में पढ़ना चाह रहा है, यानी उन दोनों के अंदर अलग अलग शैली है पढ़ने की, दोनों के अंदर अलग अलग स्किल है पढ़ने की। तो अधिगम करने की शैली दोनों में अलग अलग है। तो 12th का हो जाएगा हमारा, 12th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी अधिगम शैली दोनों की अलग अलग है। अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। हम लोगों को पता है कि हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। इस संदर्भ में विशेषतर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। भाई बहुभाषिकता वाली क्लासरूम होती है, तो इसके लिए कौन सी एक बात ठीक है? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दे जिनकी मातृभाषा वही हो जो वो शिक्षा के लिए अपनाई जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करना है कि जो स्कूल में, भाई स्कूल में तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की मातृभाषा भी वही होनी चाहिए तो ही हम बच्चे को एडमिशन देंगे, अदरवाइज एडमिशन ही नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हम। भाई हर तरीके के बच्चे को क्लासरूम में लेना है, तो फर्स्ट नहीं होगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना है और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। फिर भी बाकी वाले ऑप्शंस देखते हैं। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करें। भाई मातृभाषा की उपयोग करना एक संसाधन के रूप में उपयोग लेना है, उपेक्षा कभी भी नहीं करनी है। तो थर्ड भी नहीं होगा। चौथा है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड देना। भाई दंड देना क्लासरूम में ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सेकंड, कि शिक्षक को सभी भाषा का सम्मान करना है और सभी भाषाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां और हमारे आसपास का वातावरण। भाई प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति क्या होती है? तो प्रकृति होती है जैविक या फिर वंशानुगत जो सूचनाएं होती है। ये तो होती है प्रकृति जो हम लोगों से प्रकृति से मिली है, यानी पहले हम लोगों से हमारे पूर्वजों से मिली है। और पोषण क्या होता है? जो हम लोग वातावरण से लेते हैं। तो अगर वातावरण आता है, पोषण आता है तो वातावरण आएगा, प्रकृति आ रही है तो वंशानुक्रम आएगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन हो सकता है?
किसके बारे में बात हो रही है? जनसंचार माध्यम की, जो समाजीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके रिगार्डिंग कौन-सी एक बात ठीक है? समाजीकरण केवल माता-पिता और परिवार के द्वारा होता है? नहीं, समाजीकरण तो विद्यालय में भी होता है, पीयर्स के साथ में भी होता है। जनसंचार माध्यमों की बहुत पहुँच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बात तो ठीक लग रही है। फिर भी तीसरा देखते हैं, बच्चे संचार माध्यमों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं। भई ये तो गलत हो जाएगा कि अंतःक्रिया बच्चे करते ही नहीं है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। भई यहाँ पर समाजीकरण की बात हो रही है, कहीं न कहीं बच्चे की बात हो रही है, न कि विक्रय की और विज्ञापन की। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर, कि जनसंचार माध्यमों की पहुँच बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमारा 15 का हो जाएगा, सेकंड विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।